નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીની અંદર ધોરણ 9માં પાઠ 12 રાની જોઈશું, જેના લેખક છે મહાદેવી વર્મા. તેમનો જન્મ થયો તો 1907 और निधन થયો तो 1987. हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख भरी की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा तो मैं ढूंढी पीड़ा कहने वाली सरहृदय भावुक अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीर सृष्टि पर अनुकंपा वसन करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रत्नाकार छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला. इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रत्नाकार के रूप में पहचाने गए. निराला अपनी ओजस्विता और रुद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई. फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई. मुख्यतः महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रत्ना के द्वारा उत्तम गद्यकार रेखा पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुपम योगदान दिया. निहार, रश्मि, नीरजा, साध्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित लोकप्रिय रत्ना है. यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया गया है. ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है. पशु, पंछियों और निर्दोष बोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेव जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है. रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्यता है. इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों पर घूमते देखते थे. रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था. इन्हें गधों पर बैठाकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है. रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था. इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत में भेजा गया था, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है. एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है. यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए. बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेल मठाल के उपरांत मैंने मगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है. पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्थ स्रोत आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया. बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसके मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइज रखा गया. अब तो हम उस छोटे टट्टू में बहुत प्रभावित और आतंकित हुए. हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए मकान में कोई परिवर्तन न हुआ. कोई विशेष नौकर रखा गया. रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटे फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सके, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते. बाबूजी से यह सुनकर कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उनसे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे. परंतु अंत में उससे हमारी मित्रता प्राप्त कर ली. रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजा रानी कहकर पुकारा जाता है. ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए. ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई. यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उस और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे. वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है. हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग
जिस पर दृष्टि फिसल जाती है। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता आया का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरचल के समान उठती गिरती रहती है। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत स्मृति पट पर भी रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्सर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोज़ और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। विद्यार्थी मित्रों, पाठ रानी हम यहीं तक रखते हैं और इसका दूसरा भाग हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे।